आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश को लॉकडाउन करने की बात कही। Well, the United Kingdom is now on total lockdown. Spain is due to go into a nationwide lockdown starting Monday. Victoria will be in lockdown within the next 48 hours. जिंदगी लॉकडाउन। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कंसल है, एक सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट हूँ। कुछ लोगों ने पूछा मेरे से कि नमक के पानी के गरारे करने से क्या हम कोरोना से बच सकते हैं या अल्कोहल पीने से बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा हरजाल है। मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में वहाँ रहती हूँ। मैं सुरेंद्र भूटानी पोलैंड की राजधानी वारसा से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम चिराग है और मैं अपनी फैमिली के साथ इटली के मोडेना शहर में रहता हूँ। मेरा नाम मुजीब अख्तर है। मैं पिछले 20 बरस से कुवैत में रहता हूँ। मुझे लगता है, बल्कि यकीन है, इसके ज़रिए कुदरत ने तमाम दुनिया को पैगाम दिया है, ज़रा ठहरो, ज़िंदगी को रीडिफाइन करो। जिंदगी लॉकडाउन के दूसरे अंक के साथ मैं परवेज आलम हाजिर हूँ। नमस्कार। इस पॉडकास्ट सीरीज के लिए भारत ही नहीं, कई दूसरे देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से भी हमने बात की है। सबकी अपनी कहानियां हैं और सभी दिल को छूती हैं। आपके किसी अनुभव पर अचानक मुस्कुराने को जी चाहता है तो फिर कोई कहानी ऐसी आती है कि दिलो दिमाग सन्नाटे में आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग लॉकडाउन में पॉजिटिव रहकर किसी तरह से खुश रहने की कोशिश करते हैं। इन पॉजिटिव कहानियों की तरफ अभी आते हैं, लेकिन पहले वो लोग जिनके लिए फैज ने दुआ की थी, वो जिन्हें ताबे गरा बारिये अय्याम नहीं, यानी कि वो जो अपने दिनों का बोझ और तकलीफ नहीं सहन कर पा रहे हैं, वो जिन्हें ताबे गरा बारिये अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का करते। अभी ताज़ा खबर है कि दिल्ली से लगे हरियाणा के शहर गुरुग्राम में एक ट्रैवल कंपनी ने तकरीबन 350 मुलाजिमों को टर्मिनेशन नोटिस दे दिया है। इनमें एक ये भी है। My name is आशीष और I'm one of the unfortunate employees जिसकी नौकरी गई है due to this corona virus. I have a family of 5 members. मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ एंड एक 1.5 साल की बेटी है। I'm living in Delhi. रेंटेड घर है और लोन चल रहा है, EMI है। अभी टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके के मतलब हालात हैं, लॉकडाउन है, ये है वो है, आई एम गोइंग थ्रू वेरी टाइट सिचुएशन एज ऑफ नाउ। घर में 1.5 साल का बच्चा है, दूध की शॉर्टेज है, छोटी मोटी चीज़ें, डाइपर फॉर दैट मैटर। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि खर्चे उस हिसाब से हैं। सैलरी का कुछ पता नहीं है। हाँ, मोस्ट लाइटली शायद 31 को आएगी, बट इस टाइम पे हालात ऐसे हुए हैं कि राशन स्टोर नहीं की हुई है घर में, मार्केट खोल नहीं रहे हैं। तो एक मतलब नौकरी जाने का मतलब ऐसा है कि ये करो या मरो वाली स्थिति हो गई है। कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेटल डाउन होने में भी बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को, अगर कोरोना जाता भी है। लगी लगाए नौकरी गई है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। फादर डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट है साथ में। मदर की एज बहुत ज़्यादा है। मैं बोथ द पेरेंट्स दे आर लाइक क्लोज टू 65-68। अजीब ही हो गया है जो ये हुआ है। लेट्स सी, सब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। आशीष जिनकी नौकरी चली गई। आज तक रेडियो की हमारी साथी पूनम कौशल ने और भी कई ऐसे लोगों से बात की है जिनकी नौकरियां गई हैं। कंपनी और सरकार दोनों का पक्ष जानना चाहा है। आज तक रेडियो की वेबसाइट aajtak.in पर आकर आप ये पूरी रिपोर्ट सुन सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि कुछ लोग उन लोगों को खासा बुरा भला कह रहे हैं जो बड़े शहरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं। भाई लोगों, कुछ तो इंसानियत दिखाइए। लॉकडाउन से पहले न किसी ने इनके बारे में सोचा और न किसी ने इनके बारे में कहीं कोई प्लानिंग की, न कोई मदद की। ये रोज के खाने कमाने वाले लोग हैं, इनकी तकलीफ का हल निकालिए, मजाक मत उड़ाइए। ये वो लोग हैं जो हमारे घरों को घर बनाते हैं।
जिंदगी लॉकडाउन। आज तक रेडियो पर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मेरा नाम है परवेज आलम। भारत से बाहर निकलते हैं, चलते हैं इटली की शहर मॉडेना, जो फरारी और लंबोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कारों के लिए मशहूर है, मगर अब इसका नाम कोरोना की वजह से लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मॉडेना से खबर मिली कि यहाँ एक 95 साल की बुजुर्ग महिला अल्मा क्लारा कॉर्सिनी कोरोना वायरस कोविड-19 से पूरी तरह रिकवर कर चुकी हैं। बुजुर्ग भी कोरोना को हरा सकते हैं। चिराग मॉडेना में रहते हैं और बता रहे हैं कि लॉकडाउन में वो अपने आसपास क्या देख रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम चिराग है और मैं अपनी फैमिली के साथ इटली के मॉडेना शहर में रहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इटली में रिसेंटली कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और अब यहाँ पर चाइना से दुगनी डेथ्स हो चुकी हैं। तो जो यहाँ सिचुएशन है वो काफ़ी डरावनी है और जैसा कि आप सब लोग सोशल मीडिया में, न्यूज़ में देख ही रहे हैं, ये नंबर्स पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सिचुएशन लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों काफ़ी मेजर्स लिए और उन्होंने अपनी तरफ से लॉकडाउन अनाउंस किया, लोगों से अपील की कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। शुरुआत में उन्होंने तकरीबन कुछ 11 टाउन्स का लॉकडाउन किया, लेकिन जो नंबर्स थे वो फिर भी बढ़ रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने और ऑलमोस्ट पूरे कंट्री का लॉकडाउन तकरीबन 15 दिन पहले अनाउंस किया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया। जो हमें यहाँ पे खबरें मिल रही थी उसके हिसाब से लोग नॉर्मल कैफ़े या रेस्टोरेंट में भी जा रहे थे, अपना नॉर्मल डे जिस तरीके से वो बिताते थे वैसे ही बिता रहे थे। और इस सब के चलते ये हुआ कि जो इन्फेक्शंस का नंबर है वो इतनी तेज़ी से बढ़ा कि पिछले कुछ दिनों में एक दिन में तकरीबन 4-5-6 हज़ार लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए और जो नंबर ऑफ़ डेथ्स थी वो एक दिन में 600, 700, 800 तक पहुंची, जो कि वर्ल्ड में कहीं पर भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई। एक बड़ा कारण यहाँ पर ज़्यादा डेथ होने का ये भी है कि इटली में जापान के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा ओल्ड पॉपुलेशन रहती है। इसलिए जो यहाँ पर काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी एज तकरीबन 80 साल, 85, 90 साल की है, उनको अगर ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उनकी हेल्थ कंडीशन की वजह से उनकी डेथ की चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स भी देखे होंगे जहाँ पर बरगामो करके एक एरिया है जहाँ आर्मी का एक ट्रक बहुत सारे कॉफिन्स को ले जाते हुए दिखाया गया है, या आर्मी के कई सारे ट्रक्स हैं एक्चुअली वहाँ पर। और वो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है क्योंकि उस टाउन में उस दिनों इतनी ज़्यादा डेथ हुई कि वहाँ पर क्रिमेशन के लिए जगह भी मौजूद नहीं थी। इसलिए आर्मी को बुलाकर उन लोगों को बाहर दूसरे टाउन में भेजकर क्रिमेशन करवाना पड़ा। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ और पिक्चर्स हैं। हमारे लिए एक और परेशानी जो हमें नॉर्मली होती है वो ये है कि यहाँ पर जो सारे मीडिया या न्यूज़ चैनल्स हैं वो सभी इटालियन में हैं और हमें लैंग्वेज ना आने के कारण हमारा जो नॉर्मल मीडिया सोर्सेज हैं वो या तो इंटरनेट पे जो लोकल न्यूज़ साइट्स हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट करके पढ़ पाते हैं, या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोकल इन्फॉर्मेशन कई बार मिलती भी नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट है आई थिंक अब वो और ज़्यादा सीरियस मेजर्स ले रही है। उन्होंने अब पार्क्स और बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं सिवाय ग्रॉसरी और फार्मेसी स्टोर को छोड़कर सब कुछ ऑलमोस्ट बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन अभी भी जो मीडिया में न्यूज़ आ रही है वो ये है कि डिफरेंट जो टाउन्स हैं यहाँ पर उनके मेयर्स लोगों से अपील कर रहे हैं, उन पर ऑलमोस्ट चिल्ला रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अभी भी लोगों को ये सीरियसनेस यहाँ पर नहीं आई है। आई थिंक इंडिया के अंदर जैसा कि हमें पता है कि अब नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं और अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर भी लॉकडाउन अनाउंस किया है। मेरी वहाँ पर सभी लोगों से अपील है,
सजेशन है कि आप प्लीज़ इस लॉकडाउन को काफ़ी सीरियसली रिस्पेक्ट करें। बिना किसी ज़रूरत के अपने घर से बाहर ना निकलें, अपनी घर पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इवन खाने पीने की चीज़ें या ज़रूरी सामान जो है वो एक बार में कुछ हफ्ते या 10 दिन के लिए ले आएं, ताकि आपको घर से बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि ये जो चेन है इन्फेक्शन की, जो स्प्रेड की, अगर हम उसे नहीं तोड़ेंगे तो ये इन्फेक्शन अननोइंगली नोइंगली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता रहेगा। और इंडिया में जैसा कि हमें पता है कि हेल्थ केयर सिस्टम यूरोप जितना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर जहाँ इतने अच्छे सिस्टम को भी ये झेलना मुश्किल हो गया है, इंडिया में अगर ऐसा पेंडेमिक होता है या इस तेज़ी से वो फैलता है जैसा यहाँ पे फैला है, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। I really hope that you all stay safe and please take care of yourself and your families. इटली के शहर मॉडेना से चिराग, जिनसे बात की पूनम कौशल ने। अब मिलिए नीलिमा हरजाल से, जो कभी ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी, दूरदर्शन और बीएसएफ के लिए काम करती थी, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं और लॉकडाउन में भी बहुत खुश हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा हरजाल है। मैं ब्रिस्बेन, जो कि क्वींसलैंड स्टेट की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ रहती हूँ। इस बिल्डिंग में 146 टेनेंट रहते हैं और सबके अपने अलग अलग यूनिट्स हैं और सब एक साथ भी हैं और अलग भी हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चाहे वो न्यू साउथ वेल्स हो जिसकी राजधानी सिडनी है, या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो जिसकी राजधानी पर्थ है, या फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया हो जिसकी राजधानी एडलेड है, विक्टोरिया हो जिसकी राजधानी मेलबर्न है, वहाँ पे सभी जगह प्रधानमंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश से बहुत सख्ती से लॉकडाउन किया जा रहा है। इतनी सख्ती है कि बार बार चेक होता है पुलिस का। तो उम्र के लिहाज से तो मुझे और भी अंदर रहने की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने यूनिट में रहती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी टीम बनाई हुई है समय बिताने के लिए और मदद करने के लिए, जिसको कि इस बिल्डिंग में करीब 14 फ्लोर हैं और सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है उससे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है नदी का और सिटी का। तो उसमें हम लोगों से जो टीम बनाई गई है उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमसे ये कहा गया है कि बजाय बिल्कुल ही अंदर यूनिट में रहने के और बोर होने के, आप हमारी मदद करिए और सबकी मदद करिए और बिल्डिंग को सैनिटाइज करिए। तो मैं भी उसी टीम में हूँ। अभी मैंने वही काम खत्म किया है। तो हम 14 फ्लोर को सैनिटाइज करते हैं और दिन में एक बार 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको जब हम सैनिटाइज करते हैं तो वहाँ पे 120 अंदर ही अंदर सीढ़ियाँ भी हैं 2-2 फ्लोर के बीच में, उनमें चढ़ना उतरना भी होता है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाती है खूब सारी और बिल्डिंग भी सैनिटाइज हो जाती है और एक तरीके का बहुत ही सेटिस्फेक्शन और अच्छा लगता है कि हम कुछ मदद कर रहे हैं उस जगह की जहाँ पर के हमारी रिहाइश है और हम रह रहे हैं। तो इस तरीके का काम अगर हम लोग सभी एक साथ करने की कोशिश करें और इसको एक मुहिम की तरह से लें, तो मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन जो है वो एक बहुत ही आनंददायक स्थिति बन जाएगी हमारे लिए और हम इसको बहुत अच्छी तरह से एनफोर्स भी कर सकेंगे और एंजॉय भी कर सकेंगे। नमस्कार। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से नीलिमा हरजाल, जो कभी एक जमाने में दूरदर्शन में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी हैं। कोरोना के मामले में इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी वगैरह की खबरें हमें खूब मिलती रहती हैं, लेकिन पूर्वी यूरोप से कम सुनने को मिलता है। चलते हैं पोलैंड। मैं सुरेंद्र भूटानी, पोलैंड की राजधानी वारसा से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आप सब लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिस महामारी से सारा विश्व जूझ रहा है, पोलैंड भी उसी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर हालात उतने ख़राब नहीं हैं जितने इटली, स्पेन, ब्रिटेन में हो गए हैं। यहाँ पर एक तो सरकार ने ठीक वक्त पे पाबंदियाँ लगा दी, तो आज पाबंदियों को 13-14 दिन होने वाले हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि अभी तक मरने वालों की संख्या
60 ही पहुंची है और जो बीमार लोग हैं वो 1100 के करीब हैं। सुविधाएं तो इतनी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने अपना संयम दिखाया है, अपना डिसिप्लिन दिखाया है और सरकार के कहने के मुताबिक काम कर रहे हैं। सड़कों पे बसें भी चल रही हैं, ट्राम भी हैं, मेट्रो भी है, लेकिन लोगों से निवेदन करते हैं कि वो साथ साथ ना बैठें। अगर एक बस में 70 लोग बैठ सकते हैं तो उसमें वो 20 लोग बैठने देते हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पर बंद हैं और ख़ासतौर पर भारतीय रेस्टोरेंट जो यहाँ पर 95 के करीब हैं, तो उनका तो सबका धंधा चौपट हो गया है। लेकिन कुछ लोग वो टेक अवे के लिए वो ऊबर वाले आके खाना ले जाते हैं और लोगों के घर पहुंचाते हैं। सिनेमा हॉल बंद हैं, कंसर्ट हॉल्स बंद हैं और लोगों के से भी निवेदन करते हैं कि 2 से अधिक साथ साथ ना चलें और चलें भी तो 2 मीटर का फासला बना के चलें। कुछ मौसम सुधर रहा है तो उसका कितना फ़ायदा होगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी संघर्ष तो जारी है और पोलैंड के लोग भी उसी में शामिल हैं। इनका इतिहास कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि दूसरी लड़ाई में ये जर्मनी और रूस के बीच में फंस गए थे। यहाँ पर जैसा आप जानते हैं 60 लाख यहूदियों का कत्ल भी किया गया था और आज़ादी के बाद फिर पोलैंड एक हुआ और 1981 में मार्शल लॉ भी लगा। 1990 में बर्लिन वॉल के टूटने के बाद यहाँ पर बहुत ही हफ्ता दफड़ी मची और 1000% तक इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था। फिर भी लोगों ने जूझकर देश को मजबूत बनाए रखा और 2004 में जब EU में सम्मिलित हुए, यूरोपियन यूनियन में, तो इनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ठीक हो गई और काफ़ी अच्छे ढंग से ये सुधार ला रहे थे। लेकिन अब तो हर चीज़ पे एक झटका लग गया है, हर चीज़ रुक गई है, लोगों में दहशत फैलती जा रही है, घबराहट है। अब ये कैथोलिक देश है, यहाँ पर इन्होंने अब मास जो दिखाते हैं वो टीवी या रेडियो पे सुनाते हैं। अब आप चर्च के अंदर जाना चाहते हैं तो 2 व्यक्ति एक टाइम में जा सकते हैं। यहाँ के लोगों के में भारत के प्रति काफ़ी असीम श्रद्धा है। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने एक यात्रा भी शुरू की थी, वारसा और दिल्ली के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट की, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया, फिर वो सब काम रुक गया। जो भारतीय और ये पोलिश लोग इकट्ठा आने चाहते थे, फिर बीच में दरार हो गई। ये वक्त की दरार है। लेकिन चलिए आज शायर के रूप में आपको एक नज़म सुनाता हूँ और उसका नाम है बिखरी हुई शख्सियत। उन बुतों के नाम जिनकी कुछ देर अकीदत रही, उन खलीफों के नाम जिनकी कुछ देर सियासत रही, उन फरिश्तों के नाम जिनकी कुछ देर हसरत रही, उन खुदाओं के नाम जिनकी कुछ देर इबादत रही। दूसरा बंद है उन इंसानों के नाम जिनकी कुछ देर शराफत रही, उन दोस्तों के नाम जिनकी कुछ देर चाहत रही, उन एहसासों के नाम जिनकी कुछ देर राहत रही, उन सांसों के नाम जिनकी कुछ देर ज़रूरत रही। लेकिन आज सब कुछ तो बिखर चुका है, लेकिन आज सब कुछ तो बिखर चुका है और 400 बिखरी हुई है मेरी शख्सियत। यही बिखरी हुई शख्सियत जो आज आपकी भी है और मेरी भी है। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब अपना साहस बनाए रखिए। जीवन की इस अंधेरी गुफा से निकलना है, इंशाल्लाह सब इकट्ठे निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वॉर्सो से सुरेंद्र भूटानी। बड़ी मॉडेस्टी से काम लिया भूटानी साहब ने, इसलिए कि आप वॉर्सो में प्रोफेसर रह चुके हैं और आपकी कविताओं का अनुवाद पोलिश पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहता है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों में भी है। मेरा नाम मुजीब अख्तर है। मैं पिछले 20 बरस से कुवैत में रहता हूँ। मेरी फैमिली में बीवी के अलावा एक 10 साल का बेटा और तकरीबन 5 साल की बेटी है। ज़िंदगी मामूल पर चल रही थी। एक्सट्रीम ठंड के बाद स्प्रिंग की आमद थी। धूप खिलने लगी थी और हवा में भी ठंडक जाती रही थी। इस मौसम का मिडल ईस्ट में बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। धूप सेकने और ताज़ा हवा लेने के लिए लोग कॉर्निश पर बड़ी तादाद में निकल आते हैं।
सब कुछ ऐसा ही था कि वक्त ने 360 डिग्री की करवट ली। कोरोना के 3 केसेस खबरों में आए, फिर हर रोज़ इनकी तादाद बढ़ने लगी। तब भी अंदाज़ा नहीं था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हुकूमत पूरी तरह चौकस थी और इस पैंडमिक से निपटने की तैयारी में मशगूल। पहले स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, फिर सब ऑफिसेस और फिर इनकमिंग आउटगोइंग फ़्लाइट्स। फिर हुकूमत ने मामले की संजीदगी समझाने के लिए सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजे। आज सूरत हाल ये है कि हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज़ और कोऑपरेटिव्स के अलावा सब कुछ बंद है। शाम 5 से सुबह 4 बजे तक का कर्फ्यू है। पूरा मुल्क ठहर सा गया है। मेरे बच्चों का फेवरेट गेम है घर की तमाम कुर्सियाँ, कुशन्स और तकियों का घर बनाना। हर रोज़ एक नए डिज़ाइन का घर बनता है और मैं भी उनकी मुहिम में शामिल होकर उनका मासूम बचपन जीता हूँ। शाम को कर्फ्यू के बाद बेगम घर को संभालने और किचन के फ्रंट पर जुट जाती हैं। बच्चों को कुछ देर कार्टून देखने की इजाज़त होती है। मैं बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ जाता हूँ। जिन सड़कों की रफ्तार कभी रुकती नहीं थी, उन सड़कों को खाली खाली देखना अच्छा लगता है। न गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, न उनका धुआं। सन्नाटे में आसमान, चांद, सितारे भी देखना अच्छा लगता है। इस खामोशी में मेरे अंदर का राइटर जाग जाता है और इसको ख़यालात का एक ख़ज़ाना मिल जाता है और मैं कुछ लिख भी लेता हूँ। कुछ अशार फ़ोन पर रिकॉर्ड करके दोस्तों से शेयर भी कर लेता हूँ। इस लॉकडाउन से कुछ ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों से बात हुई जिन्हें बिछड़े हुए एक मुद्दत हो गई थी। डिनर के बाद न बच्चों को जल्दी सुलाने की टेंशन होती है, न खुद को भी कोई जल्दी होती है। सबके साथ बैठकर यूट्यूब पर अपने स्कूल के दिनों की क्लासिक फिल्म देखते हैं। कल सत्ते व सत्ता देखी थी। इन अ नटशेल, इस कोरोना को लेकर सबके अलग अलग एहसासात होंगे, मुझे लगता है, बल्कि यकीन है इसके ज़रिए कुदरत ने तमाम दुनिया को पैगाम दिया है, ज़रा ठहरो, ज़िंदगी को रीडिफ़ाइन करो। चांद तारों पर पहुंचना इतना ज़रूरी नहीं जितना अपने आसपास के भूखों को खाना खिलाना। मज़हब की दीवारों से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करना। जो लोग कोरोना से मर गए, वो जाते जाते भी एक अहम पैगाम देकर गए हैं कि कुदरत किसी सरहद को नहीं मानती, गरीब अमीर को नहीं मानती। कुवैत से मुजीब अख्तर, जो पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन अपनी शायरी के वीडियो भी बनाते हैं और सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हैं। वापस आते हैं दिल्ली। आज तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कंसल है। मैं दिल्ली के अंदर एक सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट हूँ। अपनी एक क्लिनिक है मेरी दिल्ली में और मैं भारत सरकार के कुछ संस्थाओं के अंदर सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। अब इस लॉकडाउन अवस्था में हम सबको अपने अपने घरों में रहना पड़ रहा है। मेरे जीवन काल में भी एक पहला एक्सपीरियंस है। बहुत तरह के टेलीफोन्स आते हैं, जो लोग मेरे से बहुत तरह की इंक्वायरीज करते हैं रिगार्डिंग देयर इलनेसेस। जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा मेरे से कि नमक के पानी के गरारे करने से क्या हम कोरोना से बच सकते हैं, या अल्कोहल पीने से बच सकते हैं, या हल्दी, अदरक, इलायची, लौंग, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। मेरा सबको एक ही जवाब है कि भाई हो सकता है अदरक में कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी हो, हल्दी में भी हो, लेकिन कोरोना का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोरोना इन चीज़ों से बचाया जा सकता है। इस दौरान मैंने एक चीज़ पाई कि जो काम शायद मैंने अभी तक नहीं किए थे घर के, हमने अपनी कॉलोनी में मिलकर के जितने भी तरह के हेल्पर्स आते हैं, जैसे हाउसमेट्स होती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, या और भी कई तरह के हेल्पर्स हैं, हम सबका आना बंद है। तो इस समय कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, उसको सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। और जाहिर है मैं भी उनमें से एक हूँ। चाहे झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन धोने हो, कपड़े धोने हो, सब काम करने का एक्सपीरियंस मुझे भी हासिल हो रहा है। जब कॉलोनी में मैंने अपनी बालकनी से देखा, मेरे घर से 2 केमिस्ट शॉप्स हैं और एक फ्रूट सेलर है और एक परचून की दुकान है, जो सब मुझे दूर दूर से दिखती हैं। मैंने देखा कि उनके काउंटर्स पे लोग ऐसी भीड़ लगा के खड़े हैं, अगर इन्फेक्शन ना हो एक दूसरे से तो हो जाए। मैंने अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कॉल किया। हमने कहा कि हम दोनों जने मास्क पहन करके
और जाते हैं और केमिस्ट को कहते हैं कि भाई इस तरीके से अलाउ मत करो। हमने 1-1 मीटर की दूरी पे पेंट से सर्कल बनाए और लोगों को एजुकेट किया कि भाई आप इसमें ही खड़े होकर के अपने आगे बढ़ें, एक दूसरे से फासला रखें। और मुझे बहुत खुशी है कि इस समय लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इससे डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा, मैंने लोगों को ये भी बताया कि भाई पैनिक बाइंग बिल्कुल मत करें, क्योंकि पैनिक बाइंग से कोई अवस्था और बेकार हो जाएगी। कुछ लोगों के घरों में इतनी होर्डिंग हो जाएगी कि दूसरे लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। और ज़रूरी काम से ही निकले। इस बीमारी से हमें लड़ने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि बाहर कभी एक बारी सौदा लेने जाता हूँ तो अपने घर की नॉब्स को खुद अल्कोहल से वॉश करता हूँ, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उससे वॉश करता हूँ, जो कि हम लोग नॉर्मली इंजेक्शन लगाने से पहले रुई से स्प्रिट लगा के साफ़ करते हैं। तो ये सब जीवन काल चल रहा है। मॉर्निंग से इवनिंग तक घर में बैठे हैं, कभी कुछ एंटरटेनमेंट कर लिया, कुछ फ़ोन कॉल्स आ गई, लोगों को मेडिकल राय दे दी, व्हाटएवर बेस्ट आई कैन डू, और कभी बच्चों के साथ खेल लिए, टीवी वॉच करके कोरोना की जानकारी ले ली और अपना नियमित योग कर लिया या थोड़ा एक्सरसाइज कर ली। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट जिंदगी लॉकडाउन के अंत में राजस्थान का शहर बीकानेर। मैं अनिरुद्ध उमट राजस्थान के शहर बीकानेर में रहता हूँ। एक कवि और कथाकार के रूप में मेरी पहचान है। मेरे शहर बीकानेर में जिस मोहल्ले में माजिसा की बाड़ी मोहल्ला है, उस गली में मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन है और लोगों में कुछ हद तक संजीदगी है, लेकिन काफ़ी हद तक अभी तक उनके व्यवहार से लगता नहीं है कि उन्हें पता है कि क्या संकट है हम पर। उन्हें लगता है कि बस ठीक है, गवर्नमेंट ने कह दिया है इसलिए हम, लेकिन लोग निकलते हैं और उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर किसी तरह का कोई तनाव, कोई चिंता या कोई संजीदगी दिखाई नहीं देती। ये चीज़ मुझे बहुत दुखी करती है। हमारी गली में देखिए एक परचून की दुकान है और समर्थ लोगों का मोहल्ला है, किसी भी तरह के खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। और रही बात हम लोग घर में रहते हैं, देखिए हमने तय कर रखा है हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और ना ही हमने बहुत ज़्यादा सामग्री एकत्र की, जितनी है उतने में हमने तय कर लिया है कि थोड़ा कम खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, सुबह का ही खाना बना लेंगे, वही नाश्ता है वही भोजन है, और शाम का खाना और चाय दिन में सिर्फ 2 बार बनाएंगे ताकि गैस भी कम चले, चीज़ें भी कम हो। और दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब ब्लैक टी से काम चला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपस में बात करना, हंसना खेलना, बहुत से काम रह गए हैं वो करते हैं। और मेरे लिए तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लेखक के तौर पर मुझे अकेले रहने की आदत है। और घर में बच्चे हैं, वो खेलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की है जो हमारे शहर में कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। उनकी चिंता इसलिए है कि उन लोगों तक ना तो सफाई है और कोई चीज़ है, और उनमें ये दूरी का कॉन्सेप्ट शायद इतना नहीं है। उन लोगों के बारे में चिंता है। और देखिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल रात भी बारिश हुई थी और अभी आधे घंटे से फिर बारिश हो गई है। 2 तरफा मार में कैसे हम बचेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता दूं, हमारे बीकानेर का प्रशासन, राजस्थान की सरकार ज़बरदस्त मैनेजमेंट किया है। मेरे आसपास जो जीव जंतु हैं उनको लेके मुझे चिंता है, कुत्तों की चिंता है। मुझे डर है कि अगर उनको लगातार खाना नहीं मिला तो कहीं मरने न लग जाए। और साफ सफाई की बात है तो कर्मचारी आते हैं, सफाई करते हैं, पर हम लोगों में अवेयरनेस कम है। जिंदगी लॉकडाउन भले ही हो, कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। बीकानेर राजस्थान से अनिरुद्ध उमट। आपका दिन कैसे गुजरा, शेयर कीजिए अपनी आप बीती हमारे साथ। संपर्क कीजिए radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। फिर हम पलटकर आपसे संपर्क करेंगे और आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जिंदगी लॉकडाउन, कोरोना वायरस की रोकथाम पर रिपोर्टें, ताज़ा समाचार और दूसरे पॉडकास्ट सुनने के लिए आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आइए। पता है aajtak.in, जहां ऊपर दाईं तरफ रेडियो का बटन है। वैसे आप गूगल करके भी हम तक पहुंच सकते हैं। टाइप कीजिए
आज तक रेडियो या आज तक पॉडकास्ट। आज के इस प्रोग्राम की एडिटिंग मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।